नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और दोस्तों, हम कर रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में दोस्तों हम बात करेंगे आज के टॉपिक में मुद्रा के बारे में। मुद्रा जिसे हम मनी के नाम से भी जानते हैं। और आज की इस वन शॉट क्लास में ये टॉपिक हम पूरा भी कर लेंगे और एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे सवाल इसी टॉपिक में अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहां पर हम जो है बात करेंगे मुद्रा के प्रकार की और मुद्रा की अवधारणा की। मुद्रा की अवधारणाएं, ठीक है। तो वन शॉट, एकदम शॉर्ट और स्वीट में जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो देखो, मुद्रा को अंग्रेजी में कहा जाता है मनी, और मनी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से हुई है। मोनेटा जो है इटली की एक देवी है जूनो, और जूनो देवी का जो है रोम इटली में एक मंदिर था जहां पर विश्व की पहली टकसाल यहाँ नहीं जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, तो विश्व की पहली टकसाल जूनो देवी के मंदिर में स्थापित की गई थी। और जूनो का दूसरा नाम मोनेटा था। और ये सिक्के जो है लेन देन को आसान बनाने के काम में आते हैं। क्या कहलाती है? मनी कहलाती है। तो ये मोनेटा और मोनेटा से ही शब्द बना मनी। तो यहां से ये मनी मतलब जिससे हम लेन देन करते हैं वो कहलाता है। तो मुद्रा की सीधी सी परिभाषा है कि सभी तरह के लेन देन को वह साधन जो आर्थिक लेन देन को सरल बनाता है, ठीक है। वह साधन जो आर्थिक लेन देन को सरल बनाता है क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है, ठीक है। मुद्रा कहलाती है। और एक अर्थशास्त्री थे हार्टले वीदर्स। तो हार्टले वीदर्स ने क्या कहा? तो हार्टले वीदर्स बोलते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, सिंपल सा। तो मुद्रा का कार्य क्या है? लेन देन को सरल बनाना। तो हर एक ऐसा साधन जो लेन देन को, आर्थिक लेन देन को सरल बनाता है, मुद्रा कहलाती है। अब देखो, मुद्रा के लिए एक कथन कहा जाता है कि मुद्रा एक साधन है, बाकी अन्य साध्य है, ठीक है। तो मुद्रा एक साधन है, बाकी अन्य साध्य है, कि ऐसा साधन है जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कहा जाता है ना, मुद्रा भगवान तो नहीं है, कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो यहां पर जो है मुद्रा एक ऐसा साधन है जिससे हम सब कुछ साध सकते हैं या खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें मुद्रा के कार्यों के बारे में। मुद्रा के कार्य, तो मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया है भाई। तो पहला कार्य जो है यह है प्राथमिक कार्य, दूसरा है द्वितीयक कार्य, और तीसरा है तृतीयक कार्य या सहायक कार्य। तो देखो, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य 2 है। तो सबसे पहले है लेन देन का या विनिमय का माध्यम, कि मैं क्या कर सकता हूं, कोई भी चीज खरीद सकता हूं या बेच सकता हूं। क्योंकि इससे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर मुद्रा के विकास क्रम के बारे में, तो मुद्रा का जो विकास क्रम है, मुद्रा का विकास क्रम, तो पहले जब मुद्रा नहीं थी तो मुद्रा के स्थान पर वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, ठीक है। कौन सी चलती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। बार्टर सिस्टम जिसको हम कहते थे कि मुझे कोई भी चीज खरीदनी है तो उसके बदले में कोई ना कोई वस्तु मुझे देनी पड़ेगी। तो यहां पर पहले बार्टर सिस्टम चलता था। इसके बाद जो है धातु मुद्रा, सोने चांदी की मुद्रा आई। धातु मुद्रा के पश्चात जो है यहां पर हमारे सामने कागजी मुद्रा आई। कागजी मुद्रा के पश्चात जो है
अभी बाजार में कागजी मुद्रा तो चल ही रही है और एक और नया स्वरूप ई मुद्रा और चल रही है। तो ये मुद्रा का स्वरूप है। तो यहां पर जब सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है तो सेम टाइम पर कोई चीज बेचनी भी पड़ेगी। तो मुद्रा के आविष्कार ने क्या किया, इस क्रय और विक्रय की क्रिया को पृथक पृथक कर दिया कि अब मुझे अगर कोई चीज खरीदनी है तो जरूरी नहीं है कि सेम टाइम पर मैं कोई चीज बेचूं ही सही। तो वे विनिमय का सबसे सरल माध्यम है और मूल्य मापन की आदर्श इकाई। ठीक है, आज मैं बाजार में कोई भी चीज खरीदने जाता हूं तो मैं उससे भाव पूछता हूं ना कि भाई दूध कितने रुपए लीटर दिया, आलू कितने रुपए किलो दिए, कपड़ा कितने रुपए मीटर दिया, पेट्रोल कितने रुपए लीटर दिया। तो यहां पर मुद्रा में मापन करते हैं कि भाई 100 रुपए में कितना दूध आएगा, 100 रुपए में कितने आलू आएंगे, 100 रुपए में कितना कपड़ा आएगा। तो ये मुद्रा क्या करती है, वस्तु के मापन को भी क्या करती है, आधार बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट द्वितीय कार्य में हम बात करें तो द्वितीय कार्य में जो है यह है संपत्ति का संचय। तो पुराने जमाने में जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी तो उस टाइम पर कोई भी व्यक्ति संपत्ति का संचय नहीं कर सकता था, क्योंकि उस टाइम पर संपत्ति का संचय जो है, संपत्ति क्या होती थी, या तो जानवर या भूमि। तो भूमि से गेहूं निकल रहे हैं, चावल निकल रहे, दालें निकल रही, तो इनको कितने लंबे टाइम तक आप स्टोर कर सकते हो, इनकी एक निश्चित समय अवधि होती है। तो ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए इनको स्टोर नहीं किया जा सकता था। तो यहां पर पहले संपत्ति का संचय संभव नहीं था, लेकिन मुद्रा के आविष्कार ने संपत्ति के संचय को आसान बनाया। ठीक है, मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा के आविष्कार ने क्या किया, मूल्य के हस्तांतरण को आसान बना दिया कि आज मुझे किसी को भी बैठे बैठे लाखों रुपए ट्रांसफर करने हैं तो मैं बैंक में जाकर ट्रांसफर कर सकता हूं, नहीं तो मेरे मोबाइल से भी बैठे बैठे मैं क्या कर सकता हूं, पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं। और स्थगित या भविष्य के मानों का भुगतान। तो मुझे मान लीजिए कुछ पैसे अभी चाहिए लेकिन उसका भुगतान मैं भविष्य में करूंगा, तो पहले ये संभव नहीं हो पाता था क्योंकि वस्तु विनिमय चल रहा है। तो वस्तु का भुगतान भविष्य में कैसे करेंगे कि जैसे मान लो कि मेरे पास, मुझे किसी लकड़ी के फर्नीचर की जरूरत है और मेरे पास आज मान लो कि मैं दही का बिजनेस कर रहा हूं या दूध का बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं 30 दिन के दूध का भुगतान जो है उसको एक साथ नहीं कर सकता हूं, या 30 दिन का दूध एक साथ नहीं दे सकता हूं क्योंकि वो खराब हो जाएगा। तो यहां पर जो है पहले भविष्य के मानों का भुगतान करना संभव नहीं था, लेकिन आज की तारीख में बैंक है, कई सारी गैर वित्तीय संस्थान हैं जो हमें पहले ही पैसा दे देते हैं और फिर हम उनको बाद में क्या करते हैं, धीरे धीरे करके पेमेंट करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तृतीयक या सहायक कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखो तृतीयक या सहायक कार्य में क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय का मापन हम मुद्रा में करते हैं, उपभोक्ता की संतुष्टि का आधार है, निर्णय का वाहक है और साख सृजन का कारण भी है। तो ये तृतीयक या सहायक कार्य है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, मुद्रा पूर्ति की अवधारणा। मुद्रा पूर्ति की अवधारणा। ठीक है, मुद्रा पूर्ति की अवधारणा क्या होती है, देखो तो मुद्रा पूर्ति के तहत जो है क्या किया जाता है कि देश में केंद्रीय बैंक के द्वारा एक निश्चित समयावधि में कितनी मुद्रा की पूर्ति की गई है, इसके तहत इसकी गणना की जाती है। लेकिन मुद्रा पूर्ति को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाऊंगा, व्यापारिक बैंकों की जमाएं। व्यापारिक बैंक एक छोटा सा टॉपिक इसके लिए समझना पड़ेगा। तो देखो व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, तो बैंक देखो एक ऐसी वित्तीय संस्थान होती है जो लोगों से धन इसलिए जमा करता है ताकि दूसरे लोगों को ऋण प्रदान कर सके, और ऋण प्रदान करने के बदले में वो क्या करता है, दूसरे लोगों से ज्यादा ब्याज लेता है, और यही ज्यादा ब्याज उसकी कमाई का मुख्य जरिया होता है। तो यहां पर बैंक क्या कर रहा है, जनता से उनकी जमाएं स्वीकार कर रहा है। तो बैंक के द्वारा जनता से दो प्रकार की जमाएं स्वीकार की जाती है।
ठीक है, मुद्रा पूर्ति की अवधारणा को समझने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले आपको यह पढ़ा रहा हूं। तो बैंकों के द्वारा दो तरह की जमाएं स्वीकार की जाती है, एक तो होती है मांग जमाएं, जिसे हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, और एक होती है समय जमाएं, जिसे हम टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो मांग जमाएं क्या होती है। तो मांग जमाएं ऐसी जमाओं को कहा जाता है जिसे ग्राहक कभी भी बैंक से मांग सकता हो, तो ऐसी जमाएं मांग जमाएं कहलाती है। जैसे कि ग्राहक का बचत खाता है, तो बचत खाते में कोई भी राशि है ना, तो ग्राहक इसको कभी भी मांग सकता है और बैंक देने से मना भी नहीं कर सकता है, चाहे बैंक खुला हो या नहीं खुला हो। ग्राहक को पैसे की जरूरत है अपने सेविंग अकाउंट से, तो वह एटीएम से निकाल सकता है, फोन पे से पेमेंट कर सकता है, मतलब कभी भी मांग सकता हो। क्या कहलाती है? बचत या मांग जमाएं कहलाती है। इसमें बचत जमाएं और चालू खाता जमाएं शामिल की जाती। तो ऐसी जमाओं को ग्राहक कभी भी मांग सकता है, तो मांग जमाएं कहलाती है। समय जमाएं तो ऐसी जमाएं जिन्हें बैंक के द्वारा एक निश्चित समय अवधि के लिए जमा किया जाता है, उससे पहले ग्राहक उन जमाओं को नहीं निकाल सकता है या उपयोग नहीं ले सकता है। क्या कहलाती है? समय जमाएं कहलाती है। जैसे कि सावधि जमा, जिसको हम एफडी के नाम से जानते हैं, आवर्ती जमा, जिसको हम आरडी के नाम से जानते हैं, और भविष्य निधि, जिसको हम पीएफ के नाम से जानते हैं। तो इन जमाओं को निश्चित शर्तों पर जो है क्या किया जाता है? बैंक के द्वारा जमा किया जाता है। क्या कहलाती है? समय जमाएं कहलाती है, और समय अवधि से पहले नहीं निकाल सकते। तो बैंक के पास दो तरह की जमाएं होती है, समय जमाएं और मांग जमाएं। अब ये कुल जमाएं जो है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कुल जमाएं, और कुल जमाओं को जो है हम बोलते हैं एनडीटीएल। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का मतलब होता है देयता या जिम्मेदारी, मतलब बैंक के पास जो ये पैसा जमा है, ये ग्राहक के धन का पैसा है या ग्राहक की संपत्ति है जो बैंक के पास जमा है, तो बैंक की जिम्मेदारी हो गई है। तो बैंक की जिम्मेदारी है, इसलिए देयता बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये कुल जमाएं एनडीटीएल जो है, इनको हम कुल जमाओं को हम जो है प्राथमिक जमाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक जमाएं भी कहते हैं। ठीक है, कुल जमाओं को हम प्राथमिक जमा के नाम से भी जानते हैं। और जब बैंक इन पैसे का यूज करते हुए किसी को ऋण बांट देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक जमाएं। तो द्वितीयक जमाएं जो है, क्या होता है? बैंक के द्वारा ग्राहकों को वितरित ऋण, ठीक है, बैंक के द्वारा ग्राहकों को जो ऋण वितरित किया गया है, तो ये अब ग्राहकों को दिया गया लोन जो है बैंक की संपत्ति बन जाता है, बैंक उससे कभी भी ये पैसा वसूल सकता है। तो ये द्वितीयक जमाएं कहलाती है। क्लियर? इसके अलावा कुछ चीजें और मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब व्यापारिक बैंकों को आरबीआई काम करने का लाइसेंस दे रहा है, तो इसके बदले में कुछ आरक्षित अनुपात उनसे रखवाए जाते हैं। तो एक आरक्षित अनुपात होता है सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो या नकद आरक्षित अनुपात इसको बोलते हैं। नकद आरक्षित या कोषा अनुपात इसको बोलते हैं। क्या होता है? देखो, कैश रिजर्व रेशियो, तो व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा पूंजी का कुछ प्रतिशत भाग नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करवाना होता है, जिस पर आरबीआई ने कोई ब्याज भी नहीं देता है। क्या कहलाता है? सीआरआर कहलाता है। जिसे आरबीआई कोई भी व्यापारिक बैंक है, इसकी जमा पूंजी कुल 1000 करोड़ रुपए है, तो इस 1000 करोड़ का 3% मतलब 30 करोड़ रुपए इस बैंक को आरबीआई के पास जमा करवाना होगा, जिस पर आरबीआई ने कोई ब्याज भी नहीं देगा। सीआरआर कहलाता है। नेक्स्ट, नंबर 2, एसएलआर। एसएलआर का मतलब हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या कहलाता है? तो देखो ये होता है वैधानिक तरलता अनुपात। और क्या होता है वैधानिक तरलता अनुपात? तो व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा पूंजी का कुछ प्रतिशत भाग तरल संपत्ति के रूप में, मतलब कैश भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकते हैं, किसी कंपनी के अंश भी हो सकते हैं, के रूप में खुद के पास जमा रखना होता है, जिसका उपयोग वो लोन देने के लिए भी नहीं कर सकते हैं। एसएलआर कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर सीआर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीआर बोलते हैं। चलिए अब वापिस अपन चलते हैं मुद्रा पूर्ति की अवधारणा पर। ठीक है, तो मुद्रा पूर्ति क्या है? तो मुद्रा पूर्ति देखो, सबसे पहले बात करें हम, मुद्रा पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। ठीक है, एक स्टॉक अवधारणा है। स्टॉक अवधारणा मतलब जो है, यह माना जाता है कि एक निश्चित समयावधि में केंद्रीय बैंक के द्वारा देश में जो कैश फ्लो किया गया है या नकदी का जो है वितरण किया गया है, जनता के पास कितना धन रखा हुआ है, तो यही धन क्या कहलाता है? मुद्रा पूर्ति कहलाता है। तो एक निश्चित समयावधि में, मतलब आज अगर मैं कहूं कि 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई 10 बजे तक आरबीआई के द्वारा देश में कितने रुपए के नए नोट जारी किए गए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अभी तक कुल जारी नोट और उनकी संख्या मुद्रा पूर्ति कहलाएगी। तो मुद्रा पूर्ति की अवधारणा को मापने के लिए आरबीआई के द्वारा जो है समय समय पर क्या किए गए हैं? कुछ समितियों का गठन किया गया है, कार्यदलों का गठन किया गया है। तो मुद्रा पूर्ति के मापन हेतु, मुद्रा पूर्ति मापन हेतु, ठीक है, मुद्रा पूर्ति मापन हेतु गठित कार्यदल। तो अगर इसकी हम बात करें तो प्रथम कार्यदल, प्रथम कार्यदल, और ये कार्यदल का गठन जो है 1961 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1963 में प्रस्तुत की। और इसने मुद्रा मापन के लिए एक अवधारणा दी, एम। एम का मतलब मनी। ठीक है, तो एम का मतलब मनी था, तो इन्होंने एम को डिस्क्राइब किया सी प्लस डी डी प्लस ओडी से। ठीक है, थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख रहा हूं, लेकिन याद करना ये ज्यादा आसान है हिंदी की अपेक्षा। ठीक है, तो सी प्लस डी डी प्लस ओडी क्या होता है? तो इसको फुल फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूं। देखो, तो यहां पर सी का अर्थ क्या है? करेंसी डिपॉजिट, करेंसी डिपॉजिट विद पब्लिक। ठीक है, कि जनता के पास जमा नकदी। ठीक है, करेंसी डिपॉजिट विद पब्लिक क्या होता है? जनता के पास जमा नकदी। ठीक है, जनता के पास जमा नकदी मतलब इसमें नोट और सिक्के दोनों आ गए। ठीक है, इसके बाद आएगा डीडी। डीडी में आपको अभी समझा के आया हूं, डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स मतलब मांग जमाएं। तो व्यापारिक बैंकों के पास, व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमाएं, मांग जमाएं। ठीक है, और ओडी, ओडी का मतलब है अन्य जमाएं, अदर डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई के पास अन्य जमाएं, तो आरबीआई के पास अन्य जमाओं में 3 तरह की जमाएं रखी जाती है। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों की मांग जमाएं, जैसे कि नाबार्ड की, सेबी की, कुछ जमाएं आरबीआई के पास रखी हुई है मांग जमाएं, उनको शामिल करते हैं। अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा मांग जमाएं। तो आरबीआई के पास अमेरिका के सेंट्रल बैंक की या जर्मनी के सेंट्रल बैंक की मांग जमाएं रखी है वो, और अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मांग जमाएं। तो ये तीनों को मिला देते हैं तो ये अन्य जमाएं हमारे पास बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें द्वितीय कार्यदल की। द्वितीय कार्यदल की, तो द्वितीय कार्यदल का गठन 1977 में किया और इन्होंने मुद्रा पूर्ति के लिए 4 अवधारणाएं दी। ठीक है, 4 अवधारणाएं दी। तो इन्होंने कहा सबसे पहले तो M1, M2, M3 एंड M4, इन्होंने 4 अवधारणाएं दी। ठीक है, अब M1 में इन्होंने क्या कहा, तो जो पुरानी हमारी M अवधारणा थी उसी को इन्होंने M1 का नाम दे दिया। तो जो पुरानी अवधारणा थी C प्लस DD प्लस OD, इसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया, M1 नाम दे दिया। इसके बाद M2 में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं, डाकघर की बचत जमाएं। ठीक है, तो इन्होंने इसको नाम दिया M2। फिर M3 में सबसे ज्यादा गलतियां होती है क्योंकि बच्चा सोचता है अच्छा M1 यहां पे आया है तो ये M1, M2 M3 में आ जाएगा, तो यहां पर M2 नहीं आके यहां पर M1 ही आता है। और M1 करके यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर केवल डिमांड डिपॉजिट लिए थे, मांग जमाएं ली थी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, व्यापारिक बैंकों की समस्त जमाएं। अब समस्त जमाओं में बचा क्या भाई, मांग जमा हमने ले ली थी, तो बची कौन सी थी, समय जमाएं बची थी। तो या तो यहां पर समय जमाएं आ जाएगा या समस्त जमाएं आ जाएगा। ठीक है, और M4 में, अब M4 में M3 आ जाएगा। अब M3 में क्या हुआ, M1 तो पूरा आ गया, व्यापारिक बैंकों की भी समस्त जमाएं आ गई, बचा क्या, डाकघर की जमाएं। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, डाकघर की समस्त जमाएं कर देंगे। तो डाकघर की समस्त जमाएं हम यहां पर कर देंगे, तो ये मेरे पास M4 आ जाएगा। तो ये मुद्रा पूर्ति की M1, M2, M3, M4 अवधारणा हो गई। इसके बाद जो है 1997 में तृतीय कार्यदल का फिर से गठन किया गया मुद्रा पूर्ति के लिए 1997 में। तो इसने क्या किया, 4 तो मुद्रा पूर्ति की अवधारणाएं और लिक्विडिटी के लिए 3 अवधारणाएं दी, जिनमें से जो है इसने M4 को तो नकार दिया और इसने एक नई अवधारणा दी M0। ठीक है, बाकी M1, M2 और M3 तो एज इट इज इन्होंने रखा है सेम जैसे पहले था। M0 एक नई अवधारणा दी इन्होंने। M0 में इन्होंने क्या कहा कि C प्लस CR प्लस OD, ये एक नई अवधारणा दे दी। अब CR क्या है, तो CR मैंने आपको बताया, CRR व SLR, इन दोनों को मिला के CRR बना दिया यहां पर। अब इन्होंने जो है M0 को उच्च शक्ति मुद्रा, आधार मुद्रा, प्रारक्षित मुद्रा, रक्षित मुद्रा, ये सारे नाम इन्होंने M0 के दिए। और M0 को इन्होंने जो है RBI का, अगर इधर ही लिख देता हूं मैं, देखो M0 को जो है RBI का मौद्रिक दायित्व, RBI का मौद्रिक दायित्व माना जाता है, जबकि M3 को सरकार का मौद्रिक दायित्व कहा जाता है। और साख सृजन क्षमता के लिए, मतलब लोन बांटने की क्षमता के लिए M3/M0 कहते हैं। ठीक है, M3 को समग्र मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है, संसाधन या विस्तृत मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर समग्र मौद्रिक संसाधन बटा आधार मुद्रा, ठीक है, समग्र मौद्रिक संसाधन बटा आधार मुद्रा अगर मैं कर देता हूं
तो ये मेरे पास कुल साख सृजन क्षमता आ जाती है। तो दोस्तों मुद्रा टॉपिक में इससे बाहर कभी भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। एक साख सृजन रह गया है, वो बैंक के साथ में आपको पढ़ा दूंगा। तो यहां पर जो प्रश्न पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा M1, M2, M3, M0 से पूछा जाता है और या मुद्रा के कार्य से पूछा जाता है। तो ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। तो यहां पर आपको मुद्रा में जो मुख्य मुख्य चीजें याद रखनी है वो यही याद रखनी कि भाई M0 क्या होता है। तो शॉर्ट में मैं बता देता हूं, M0 C प्लस CR प्लस OD होता है। M1 क्या होता है, तो यहां पर C प्लस DD प्लस OD होता है। M2 क्या होता है, तो यहां पर M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं होता है। M3 क्या होता है, तो M1 प्लस बैंकों की समय जमाएं होता है। समस्त भी लिख सकते हैं, समय भी लिख सकते हैं। और M4 क्या होता है, तो M3 प्लस डाकघर की समस्त जमाएं होता है। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास हो गया। M0 को आधार मुद्रा, रक्षित मुद्रा, प्रारक्षित मुद्रा के नाम से जाना जाता है। M1 को संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है, लिख देता हूं संकीर्ण मुद्रा। M3 को विस्तृत मुद्रा और समग्र मौद्रिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। तो इससे बाहर मुद्रा से सवाल नहीं पूछा जाता है। तो आशा करता हूं ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए। जो आप बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं दूसरों को भी बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मुद्रा से पूछे हुए पुराने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन कहां से आया है, सर ने पढ़ाया हुआ है उसमें से आ रहा है नहीं आ रहा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।